कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आज हम देखेंगे सॉल्यूशन सेट नंबर 16 का, है ना। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपके लिए फटाफट से। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखें। सामान्यतः एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा पिरामिड और जैवभार पिरामिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही वाला कथन देखना है। आओ देखें जरा कथन। ऊर्जा पिरामिड और जैवभार पिरामिड दोनों हमेशा सीधे होते हैं। ऊर्जा पिरामिड सीधा होता है जबकि जैवभार उल्टा होता है। ऊर्जा पिरामिड उल्टा होता है जबकि जैवभार पिरामिड सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड और जैवभार पिरामिड दोनों हमेशा उल्टे होते हैं। तो देखें, अगर हम जलीय परिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो उसमें ऊर्जा पिरामिड सीधा होता है जबकि जैवभार पिरामिड उल्टा होता है। तो हमें यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है, तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आए अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है लेकिन इसका उपयोग ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जाता है और यह ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो ग्रीन हाउस नहीं है लेकिन फिर भी ग्लोबल वार्मिंग ये बढ़ा देती है। तो अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, तो ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है और ग्रीन हाउस का भी हिस्सा है, लेकिन हमें ग्रीन हाउस के हिस्से से हटके देखना है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कह रहा सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये भी होता है, मीथेन भी होता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह ग्लोबल वार्मिंग में तो सपोर्ट कर देती है लेकिन ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती। तो यहां पर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। आए अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सा वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक नियामक कार्य है? यानी कि वन के अंदर नियामक कार्य कौन सा? नियामक का मतलब होता है किसी चीज को फिल्टर करना, शुद्धि करना, इस तरीके से। तो भोजन, लकड़ी और दवाएं उपलब्ध कराना, जलवायु और वायु की गुणवत्ता का विनियमन, हाँ, मिट्टी का निर्माण करना और पोषक तत्वों का चक्रण, मनोरंजन और आध्यात्मिक महत्व प्रदान करना। तो देखो ये तो बिल्कुल अलग ही हो गए हैं। तो जो वन है यह जलवायु और वायु की गुणवत्ता बढ़ाता है। अगर पेड़ ना हो तो वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे, है ना। कहते हैं ना पेड़ लगाया करो, थोड़ी प्योर आपको एयर देखने को मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी। तो प्योरीफाई का काम करते हैं, है ना। तो आसपास अगर हमारे जंगल है तो आप देखोगे वहां आपको हवा ही अलग महसूस होती है। जैसे पहाड़ वाले इलाके में जाना, आपको अलग ही टाइप की प्योर हवा महसूस होगी। और दिल्ली, नोएडा में देखोगे तो वहां सांस लेने में महसूस होता है कि थोड़ी प्योरिटी महसूस नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आसपास जंगल नहीं, इंडस्ट्री बनी हुई है। आए अगला देखें। प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान किसी नग्न चट्टानी क्षेत्र पर सबसे पहले स्थापित होने वाला समुदाय कौन सा है? अगर हमारे पास एक पर्वत है और पत्थर का है, सीधा इस पर भी कोई चीज नहीं लगी हुई है, तो सबसे पहले क्या जमेगा? काई जमेगी, लाइकेन जमेगा, घास लगेगी, इसके ऊपर है झाड़ियां लगेंगी। तो अगर हमारे पास कोई नग्न चट्टान है तो सबसे पहले लाइकेन आएगा। क्या आएगा इसके ऊपर? लाइकेन आएगा। उसके बाद कहीं कहानी घास की और झाड़ियों की आएगी, और है ना, और घास की आ भी जाएगी तो टुंड्रा वाले सेक्शन में आती है। ठीक है, आओ आगे देखें अगला प्रश्न। एक आहार श्रृंखला में यदि किसी जीव के शरीर में विषाक्त पदार्थ की सघनता क्रमिक रूप से बढ़ती जाती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो हमने खाया खाना और वो हमने खाना खाया, जीव ने खाया, तो आपकी जो आहार फूड चेन है, हमने खाया फिर हमने किसी को खाया होगा, कोई हमें खा ले। तो अगर आपका जो फूड चेन चल रहा है वह स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ता है और उसमें विषाक्त पदार्थ की सघनता बढ़ते चले जाए तो उसे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। आओ देखें, बायोमैग्निफिकेशन। तो हमें दूसरा ही ऑप्शन दिया है, ये हमारा करेक्ट होगा। आए अगला देखें। किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए दो प्रमुख आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए? तो जैसे जो बायोडायवर्सिटी है उसके लिए जाना जाता है पश्चिमी घाट को, है ना, वेस्टर्न घाट को बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। तो क्यों उसको रखा गया बायोडायवर्सिटी में? इसमें क्या खास बातें होनी चाहिए? तो पहले ऑप्शन में देखते फिर बताते हैं। उच्च स्थानिक प्रजाति सघनता और मानव आवास से मुक्ति,
उच्च स्थानिक प्रजाति सघनता और गंभीर खतरे का सामना करना, केवल गंभीर खतरे का सामना करना और 5,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल, केवल ऐसी प्रजातियां जो कहीं और नहीं पाई जाती और उच्च वर्षा दर नहीं। देखें, उच्च स्थानिक प्रजाति सघनता होनी चाहिए, यानी कि जैव विविधता का मतलब ही है, जैव यानी कि जीव जंतु विविध प्रकार के हों। अगर मकड़ी है तो मकड़ी 10 प्रकार की मिलेंगी, सांप है तो सांप 10 प्रकार के मिलेंगे, अगर पेड़ पौधे भी हैं तो उसमें 10 प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, और गंभीर खतरे का भी वो सामना कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, उच्च स्थानिक प्रजाति सघनता भी होनी चाहिए, है ना। आए, जुते हुए खेत और अग्निकुंड के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? बनावली, कालीबंगा, रोपड़ या आलमगीरपुर। तो जुते हुए खेत की बात करें, अग्निकुंड की बात करें, हल मिट्टी का नहीं, मिट्टी का हल बनावली से मिला, लकड़ी के हल की बात करें, ऊंट की हड्डी के साक्ष्य की बात करें, या नक्काशीदार ईंटों की बात करें, या एक ही खेत में 2 फसल उगाने की बात करें, या खपरेल वाले फर्श की बात करें, लकड़ी के नालियों की बात करें, काले रंग की चूड़ी की बात करें, तो ये सारी की सारी चीजें हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और कालीबंगा की खोज 1953 से हो गई थी। अमलानंद घोष ने शुरू करी, जो आगे जाकर के बीबी लाल और बीके थापड़ ने इसको कंटिन्यू रखा 1961 तक। ठीक है, चले 1961 तक। तो कालीबंगा 1953 से 1961 तक इसकी हमें क्या देखने को मिलती है? खोज देखने को मिलती है। तो 3 लोगों ने किया था, एक का नाम था भाई साहब ब्रजवासी लाल, जिन्हें बीबी लाल कहते हैं, एक थे बीके थापड़ और एक थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष इन्होंने सबसे पहले शुरू करी थी। हालांकि खोज तो 1952 में हो गई थी इसकी, कि कालीबंगा नाम की जगह है, पर उस पर रिसर्च जो है 1953 से शुरू हुई। 1953 से लेकर के 1955 तक इसका पहला चरण रहा था। तो ये 3 चरण में खुदाई हुई थी, इसलिए 3 नाम है यहाँ पर। ठीक है, चले आए आगे देखें। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं भाई। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित हैं, जिन्हें पुरंदर किले को तोड़ने वाला भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, इंद्र का नाम 250 बार आया है और इंद्र ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता रहे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र का वर्णन मिलता है। ये वाली बात भी सही है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और 10वें मंडल में जाकर के वर्ण व्यवस्था की जानकारी है, जो कर्म आधारित बताई गई है। इस काल में स्त्रियां सभा और समिति की बैठक में भाग ले सकती थी। बिल्कुल, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, वह पुरुषों के साथ यज्ञ में भी बैठती थी, डिबेट भी किया करती थी, और सभा और समिति जो राजा की 2 पुत्रियां बताई गई हैं, इन समितियों के भी अंदर वो आकर के डिसीजन मेकिंग किया करती थी। 14 देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज में बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन आम था। ये बात गलत है। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं हुआ करता था। सती प्रथा जैसी किसी भी चीज का उल्लेख वेदों के अंदर नहीं मिलता। दूसरा, उल्टा यहाँ पर विधवा विवाह, जिसे हम पुनर्विवाह कहते हैं, उसका उल्लेख मिलता है, जिसे ऋग्वेद में नियोग कहा गया है। नियोग का अर्थ होता है फिर से शादी होना, यानी कि अगर कोई स्त्री जो है वह मरी नहीं, उसका पति मर गया तो विधवा हो गई, तो अगर उसकी दूसरी शादी करने को तैयार, इसका मतलब सती नहीं करते थे ना उसको, तो विधवा विवाह हुआ करता था। तो चौथा वाला पॉइंट जो है वो गलत है। तो 1, 2, 3 जो है इसमें हमें सही है, तो सी वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही दिया गया है। आगे देखिए, इत्सिंग नामक चीनी यात्री किस प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था? तो तक्षशिला के लिए आए थे, बल्लभी के लिए आए थे, नालंदा आए थे, या विक्रमशिला पढ़ने आए थे? तो ह्वेनसांग भी नालंदा में पढ़ने के लिए आए और इत्सिंग भी नालंदा में पढ़ने के लिए आए। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे, और इत्सिंग की बात करें, की खास बात है, पानी के रास्ते से आने वाले पहले चीनी यात्री इत्सिंग थे। जावा सुमात्रा होते हुए आए थे और पश्चिम बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर उतरे थे, फिर भारत में एंट्री किए थे। जबकि सबसे पहला चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। और याद रखना, फाहियान रेशम मार्ग से भारत आए थे और वापस जल के रास्ते से गए थे, ताम्रलिप्ति से श्रीलंका, उसके बाद जावा सुमात्रा और उसके बाद चाइना पहुंचे। ह्वेनसांग
ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, जमीनी रास्ते से आए थे, जमीनी रास्ते से ही वापस गए। इत सिंह जल के रास्ते से आए और जल के रास्ते से वापस गए। तो जल के रास्ते से आने वाले पहले यात्री इत सिंह और जमीनी रास्ते से आने वाले पहले चीनी यात्री फाहियान रहे। फाहियान पहले चीनी यात्री भी थे जो भारत में आए थे रेशम मार्ग से। ठीक है, चले आए। अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन कृति गुप्त काल में लिखे जाने के बावजूद शुंग काल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करती है? तो गुप्त काल में लिखी गई मालविका अग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम या रघुवंशम। तो कालिदास की बड़ी फेमस किताब रही मालविका अग्निमित्रम, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी दी गई है। हालांकि लिखी तो गई है, जब आप शुंग के बारे में जानोगे उसके ऊपर लिखी गई है, तो गुप्त काल में लिखी गई, लेकिन जानकारी इसमें विदर्भ के ऊपर जब अग्निमित्र ने आक्रमण किया था, माधव सेन और यज्ञसेन लड़ गए थे आपस में, तो उनके लिए बीच में इन्होंने कहा कि भाई आधा आधा बंटवारा कर लो, लड़ाई मत करो। तो वहां पर जो भी चीजें हुई उसके बारे में लिखा गया। इनकी राजधानी विदिशा रही, विदिशा के राज्यपाल थे अग्निमित्र, इसके बारे में लिखा गया। तो मालविका अग्निमित्रम के अंदर हमें मालविका अग्निमित्र की प्रेम कहानी के साथ साथ शुंग वंश की राजधानी, उनके आक्रमण, प्रशासन की भी जानकारी मिलती है। आए अगला प्रश्न देखें। दिल्ली में 28 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने और रजिया सुल्तान ने। जैसा कि आपको पता है, मोहम्मद गौरी ने 1191 में तराइन का युद्ध किया, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध किया, और जब द्वितीय युद्ध किया तो उसमें गौरी जीत गया और अजमेर और दिल्ली पर गौरी का अधिकार हुआ। इसी के बाद यह अजमेर में पहुंचा 1193 में, और मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि संस्कृत विद्यालय को तोड़कर वहां ठहरने के लिए मस्जिद का निर्माण किया जाए। 2.5 दिन के अंदर, यानी कि 2 और आधा, 2.5 दिन के अंदर ही उस संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया, इसीलिए उसका नाम पड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा। अब ये बनवाया किसने? गौरी ने। पर बनाया किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ क्या करेंगे, हम करेक्ट मानेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इंडो इस्लामिक कला में बनाई गई ऐसी मस्जिद है जो तुर्कों द्वारा पहली बार बनवाई गई थी। तो प्रश्न बनता है, तुर्कों द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद कौन सी है? तो हम कहेंगे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुतुब मीनार परिसर, उसी के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है। चलें, हमें कमेंट करके बताना कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है। चलें अगले प्रश्न पर आए, क्या है? बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है, आओ देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित करने वाले दार्शनिकों के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज, तो स्पिरिट लिखना था ना, स्पिरिट ऑफ लॉ में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। बिल्कुल, मॉन्टेस्क्यू ने जब अपनी किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉ, इसमें कहा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग होना चाहिए। जो प्रशासन के अंदर तीनों ही काम एक ही बंदा करे जा रहा है, इससे काम बिगड़ रहा है, तो 3 अलग अलग बंदे रखो भाई। तो जो पृथक्करण है प्रशासन के अंदर, वो इन्होंने ही दिया। जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को मनुष्य के अपरिहार्य प्राकृतिक अधिकार बताए। बिल्कुल, जॉन लॉक ने यह कहा कि भाई रहना, खाना, आजादी, ये तो हमारे नॉर्मल क्या कहते हैं अधिकार है, ये कोई राजा थोड़ी ना हमें देगा। जीन जैक्स रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वोल्टेयर ने चर्च के कट्टरवाद और निरंकुश शासकों का विरोध करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते समय, जैसे आप एमए भी करोगे ना, तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है इतिहास का लेखन या इतिहास की लेखन कला। तब आप पढ़ोगे कि जब वर्ल्ड हिस्ट्री में पुनर्जागरण, प्रबोधन के काल चल रहे थे, है ना, ज्ञान क्रांति चल रही थी, तो अलग अलग लेखक हुए जिन्होंने, जब रोम साम्राज्य पूरा टूटने को आ गया, पुनर्जागरण का दौर आ गया, प्रबोधन चल रहा था, उस समय उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। और चर्च व्यवस्था बड़े टॉप पर थी, पॉप जो कह दे वही सही। तो चर्च व्यवस्था का बड़ा विरोध हुआ। मार्टिन लूथर का जैसे आपने नाम सुना होगा,
जैसे दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। क्यों? क्योंकि 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर ने, पॉप 9 नंबर के पॉप थे, तो 9वें पॉप का विरोध कर दिया। उन्होंने माफीनामा जारी करवा दिए थे पैसे कमाने के लिए कि अगर आपने कोई पाप किया है तो आप इस माफीनामा को खरीदो। तो 10 रुपए 50 रुपए लोगों से इकट्ठे हो गए और लोग कह रहे हैं हमने माफीनामा खरीद लिया, मैं तो भगवान ने माफ कर दिया। तो ये कहाँ की बेवकूफियत है कि कागज खरीदा भगवान माफ कर देगा। अच्छा, मर्डर कराओ किसी का और माफीनामा खरीद लो। तो मार्टिन लूथर ने भी, तो समाज सुधारक भी हुए उस समय पुनर्जागरण और प्रबोधन के दौर में। तो वहां जैक्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक के द्वारा ये जो बातें कही, ये सारी बातें सही हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये सब भी। तो डी वाला हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। 1 2 3 4। आए अगला देखें क्या है। अगला प्रश्न, प्राचीन तमिल साहित्य संगम की रचना किस राजवंश के संरक्षण में हुई? तो दक्षिण भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं तो चेर चोल पांड्य का जो शासन रहा 300 BC से लेकर के 300 AD, उसे कहा गया संगम काल। संगम का मतलब होता है मिलन। तो किसका मिलन हो रहा है? तो तमिल कवियों का मिलन हुआ और 3 यहां पर मीटिंग की गई। 3 मीटिंग, पहली मदुरई में, दूसरी कपाटपुरम में, तीसरी मदुरई में। और इसी मीटिंग के दौरान जब दूसरी मीटिंग चल रही थी तो तोल्कापियर ने तोल्कापियम नाम का ग्रंथ लिखा जो तमिल व्याकरण है। इससे भी हमें संगम काल की जानकारी मिलती है। और जानकारी मिलती है कि संगम काल की जो ये मीटिंग हो रही थी, इन्हें संरक्षण दे रहे थे पांड्य वंश के राजा, जिनकी राजधानी मदुरै हुआ करती थी। चोल वंश की राजधानी कावेरीपट्टनम हुआ करती थी। चेर वंश की राजधानी बंजी या बंजीपुरम हुआ करती थी। अब यहां तंजावुर से कंफ्यूज मत होना बच्चा। चोलों का उदय 9वीं शताब्दी में फिर से होगा, जैसे पांड्यों का उदय 3री शताब्दी में भी है और पांड्यों का उदय 13वीं 14वीं शताब्दी में भी होगा, जब दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश चलेगा, है ना। तो कंफ्यूज मत होना। चोल जो है वह 2 बार आते हैं दक्षिण भारत में। एक प्राचीन में आएंगे जब 3री शताब्दी, और एक 9वीं शताब्दी में जब विजयलाल चोल, राजराज चोल, राजेंद्र प्रथम चोल पढ़ते हो ना, वो उसमें आएंगे। आओ आगे देखें अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कर लेंगे। INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम है, बिल्कुल सही है। 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे हुआ, ये बात गलत है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया और इसकी वजह से यह अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल विद्यालय के अंदर हुआ। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी नहीं, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। ये वाली बात भी बच्चा गलत हो गई। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन है, ये वाली बात सही है। तो ये बात सही है, ये वाली बात सही है। तो देखिए केवल 1 युग्म गलत है, केवल 2 युग्म गलत है, केवल 3 और सभी युग्म सही हैं। तो देखिए इसमें 2 युग्म गलत हैं, तो केवल 2 युग्म गलत हैं। आए अगला देखें। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी का नाम क्या था? अली गुरसस्प, जूना खां, खिज्र खां, मलिक काफूर। तो सुल्तान की गद्दी पर बैठने से पहले यानी इसका वास्तविक नाम अली गुरसस्प था। जब ये गद्दी पर बैठा तब इसका नाम पड़ा अलाउद्दीन खिलजी। आमिर उल मोमिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अली गुरसस्प करेक्ट हो गया। जौना खां या जूना खां नहीं है, जुना नहीं है, ये जूना खां होगा या फिर जौना खां होगा। ठीक है, जौना या फिर जूना, ये सही है। ठीक है, तो जूना खां बोले या जौना खां, ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था और जौना खां के नाम पर ही तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर बसाया था। तो जौनपुर बसाया तो फिरोज शाह तुगलक ने है, पर किसके नाम पर? जौना खां के नाम पर। जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। खिज्र खां का नाम तो खिज्र खां ही था। मलिक काफूर, तो मलिक काफूर सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। आए आगे देखें। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे की थी, बिल्कुल सही है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, यह भी बात सही है। प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय का संबंध सालुब राजवंश से है, यह बात गलत है, क्योंकि कृष्णदेवराय तुलुब वंश के थे। किसके थे? तुलुब, सालुब के नहीं थे। तालीकोटा युद्ध 1565 विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण है, बिल्कुल।
कालीकोटा युद्ध को राक्षसतांगड़ी या बन्नी हट्टी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसी के बाद विजयनगर टूटा और मैसूर का उदय हुआ। फिर आएंगे टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये सब। तो यहाँ पर एक गलत है, तो केवल 3 कथन यहाँ पर क्या है हमारे, सही है। आए अगला देखें। मध्यकालीन भारत में गोल गुम्बद कहाँ स्थित है, जो अपनी विशाल गुम्बद और फुसफुसाती गैलरी, जिसे विस्परिंग गैलरी भी कहा जाता है, उसके नाम से प्रसिद्ध है। तो फुसफुसाती गैलरी का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा गुम्बद बनाया गया है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है ये। उसमें कहते हैं अगर हम एक दीवार पे जाकर कुछ बोले ना, तो दूसरी जगह कोई खड़ा होगा वो भी इसको सुन सकता है ना। यानी हम जो बातें कर रहे हैं वो दूर तक जा सकते, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया। इस चीज को कहा जाता है फुसफुसाती गैलरी, और यह बीजापुर में आदिल शाही चलती थी, तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है ये। आए अगला देखें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और गोदावरी। 1336 में स्थापना हुई विजयनगर की। कृष्णा नदी की बात करें, महाबलेश्वर साइड से कृष्णा नदी निकल करके आती है। इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। तो ये क्या है, कृष्णा। तो कृष्णा नदी के दक्षिण में और किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर बसा। तो तुंगभद्रा करेक्ट है, कृष्णा से कंफ्यूज मत होना। कृष्णा के नीचे विजयनगर और कृष्णा के उत्तर में बहमनी साम्राज्य बसा था, जो एक इस्लामिक राज्य हुआ करता था, और विजयनगर हिंदू था। 17वीं और 18वीं शताब्दी के फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस है वहां समाज कितने भागों में बटा हुआ था। जैसे वैदिक काल में 4 भागों में बटा है, तो ऐसे यहाँ कितने भागों में। तो यहां पर अगर हम पिरामिड देखें तो आप समझ पाओगे। सबसे ऊपर होता था पॉप। पॉप मतलब पादरी, चर्च का मुखिया, जो कह दे वही सर्वोच्च। इसके बाद अगर बात करें अभिजात वर्ग, अभिजात मतलब समझ लो राजा, जो भी अमीर व्यक्ति है, किंग है, वो चलेंगे। सबसे नीचे इसमें आते थे कृषक वगैरह, या हम कह दे यहां पर आम जनता, आम जनता। तो फ्रांस में ये 3 लेवल देखने को मिलते थे, तो 3 स्टेट में बटा हुआ था। आए अगला देखें। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहां तैयार हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा, माल्टा, वॉशिंगटन। तो भैया जी अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है वह कहां तैयार हुआ, सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ, ऑलमोस्ट 1945 के आसपास। आइस स्केटिंग के मैदान रिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर लेंगे भैया। इसे रिंग कहा जाता है जो बर्फ की एक विशिष्ट रूप से तैयार की गई और ठंडी की गई सतह होती है। आइस स्केटिंग की ही आइस के ऊपर जाएगी, है ना। तो एक पूरा मैदान बना, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट के लिए मैदान होता है, ऐसे ही आइस स्केट करने के लिए बर्फ का एक मैदान तैयार किया जाता है। रिंग के नीचे एक शीतलन तंत्र लगा होता है जो बर्फ को पिघलने से रोकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्केट करेंगे, लोग भी होंगे, उनकी हीट भी होगी, इससे बर्फ पिघलेगी तो स्केट नहीं हो पाएगा। तो स्केटिंग करने के लिए हमें उसे ठंडा बनाए रखना जरूरी है। आइस हॉकी के लिए उपयोग किए जाने वाले रिंग आमतौर पर स्पीड स्केटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले अंडाकार रिंग की तुलना में आकार में छोटे होते हैं। बिल्कुल, स्केटिंग हम पैर से स्लिप करते हुए जाते हैं तो हमें एक बड़ा क्षेत्र चाहिए, आइस हॉकी के लिए हमें एक बड़ा क्षेत्र नहीं चाहिए होता है। तो ये वाली बात भी सही है। तो भैया देख लें यहां पर 1 2 3 तीनों ही सही है, तो हम कहेंगे 1 2 3 सभी करेक्ट है। अगला देखें। राइडर कप और वॉकर कप पुरुषों की अंतरराष्ट्रीय टीम प्रतियोगिताएं हैं जो किस खेल से संबंधित हैं? राइडर कप और वॉकर कप जो है यह गोल्फ में पाया जाता है। भाई गोल्फ से जुड़ा हुआ है। आए अगला देखें। जाकिर हुसैन द्वारा बजाया जाने वाला तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसमें 2 अलग अलग हिस्से बायां और दायां होता है? ये बहुत सुंदर प्रश्न है बच्चा, बहुत बहुत प्यारा प्रश्न है। इसमें हम आपको एक चीज बता देते हैं कि जो तबला है और जो सितार है वह आमिर खुसरो द्वारा बनाया गया था, निजात किया गया था। अब देखें हमारे यहाँ पर जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी वाद्य यंत्र वगैरह जो होते हैं, तो वह 4 भागों में बांटे गए हैं। 4 भाग सामने लिखे हुए हैं। एक है तंतुवाद, एक है घनवाद, एक है शुशिरवाद, एक है अवनंदवाद। अब बात करते हैं जो
तबला है ये किस में आता है? तो तबला का आंसर तो हम बता देते हैं अवनद। अवनदवाद में ऐसे यंत्र आते हैं जो अंदर से खोखले और ऊपर से उनपे चमड़ा जड़ा होता है। जैसे ढोलक की बात करें, तबले की बात करें, डमरू की बात करें, मृदंग की बात करें, तो ये सारे के सारे जो हैं अवनदबाद के अंदर आते हैं, अवनदबाद के अंदर आते हैं। बात करते हैं शुशिर। शुशिर वायु से याद करना। शुशिर मतलब जिसे फूंक कर बजाया जाए, है ना। तो जैसे कि सारंगी नहीं, उसको क्या बोला जाता था, जब युद्ध के लिए जाते थे ना, बिगुल, है ना, तो फूंक के बजाया जाता है। बांसुरी फूंक के बजाई जाती है। यानी कि हवा के द्वारा फूंक कर जो यंत्र बजाए जाते हैं उन्हें शुशिरवाद कहते हैं। घनवाद की बात करें, घनवाद ठोस होते हैं, जैसे मजीरा, दोनों पीतल के, जैसे घुंघरू, तो जो ठोस होते हैं ऐसे यंत्र को, ऐसे वाद्य यंत्र को घनवाद कहते हैं। तंतु तो इसके नाम में आ रहा है, तंतु आएगा, जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया, बीणा हो गया, जिसमें तार लगा हो, तंतु लगा हो, तो उसे कहा जाता है तंतुवाद। अब हो सकता है कि वो तबला की जगह आपसे इनमें से कोई प्रश्न पूछ ले कि घुंघरू किस में आते हैं, या वो आपसे पूछ ले कि बांसुरी किस में आती है, या पूछ ले सितार किस में आता है, तब आप आराम से बता देना, ठीक है। आए अगला प्रश्न देखें क्या है। पश्चिमी भारत में लोकप्रिय ढोकला बनाने में किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली कौन सी गैस ढोकला को स्पंजी फ्लफी बना देती है ना। तो कौन सी गैस है जो फ्लफी बना देती है, बताओ भाई। देखें, ऑक्सीजन है क्या, हाइड्रोसल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है ना। तो आप देखते हो कि कहते कोल्ड ड्रिंक ज्यादा नहीं बने, CO2 होता है, उसमें गैस बन जाती है। ऐसे इनो आप देखते हो ना, तो इनो भी आप पानी में डालोगे CO2 बनता है तुरंत से। इनो का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर घरों में ढोकला बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर का भी कर सकते हैं, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे गैस बन जाती है अणुओं के बीच में। तो फ्लफीनेस, सॉफ्टनेस, जिसको हम फुसफुसा कह सकते हैं एक तरीके से, वो आ जाता है। आए आगे देखें। दक्षिण भारत में पाई जाने वाली कौन सी भेड़ की नस्ल भारत की सबसे ऊंची और सबसे भारी भेड़ नस्ल है, जो मांस और ऊन दोनों के लिए पाली जाती है? बहुत बढ़िया। दक्षिण भारत में नेल्लोर एक नस्ल होती है जिसको पाला जाता है, और फिर भेड़ तो ऊन के लिए है ही। आगे देखें। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय की समीक्षा के लिए किया गया? तो चुनाव सुधार के लिए, केंद्र राज्य संबंधित है, बैंकिंग सुधार के लिए, न्यायिक सुधार के लिए। तो सरकारिया के नाम में ही सरकारी आ रहा है, तो केंद्र राज्य से संबंधित है ये आयोग। अगला देखें। वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? वित्तीय आपातकाल 1991 में वित्तीय आपातकाल लग सकता था, लेकिन लगा नहीं, क्योंकि उस समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो चल रहे थे मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, है ना। तो लग सकता था, ऐसी परिस्थिति आई थी, पर लगा नहीं। यानी कि अभी तक तो हमने एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं देखा, और ये बहुत अच्छी बात है। और जब से सर्विस टैक्स आया है, जब से इनकम टैक्स आए हैं, तो तब से वित्तीय आपातकाल तो ना के बराबर स्थिति बनेगी, क्योंकि लोग रोजगार करेंगे, उन्हें टैक्स तो देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट हमारी चलती रहेगी। आए अगला देखें। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है यदि संसद उसे पारित ना करे? तो भैया संसद का सत्र शुरू हो गया है, और कितने समय तक प्रभावी रहेगा? तो 6 सप्ताह तक ये प्रभावित रहेगा। तो 6 महीने 6 सप्ताह, लो दूसरी ऑप्शन अपने पास, 6 सप्ताह तक प्रभावित रहता है। आए अगला देखें। संसदीय विशेष अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कर लेंगे। अच्छा, इसमें उन्होंने 1 2 3 लिखना भूल गए हैं, हमें ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं, तो अपन लिख देते हैं पहले 1 2 3। तो ये हो गया अपना 1, ये अपना हो गया 2, ये हो गया अपना 3। चले 3 कथन है, आओ पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है? संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के विशेष अधिकारों का उल्लेख है। सही बात है, 105 में जो संसद के सदस्य हैं उनके लिए क्या क्या पावर्स उनके पास है वो सारी दी गई हैं। संसद के सदस्य को संसद सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले व सप्ताह होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सही बात है। यह गिरफ्तारी से छूट आपराधिक मामलों में भी
लागू होती है। ये गलत बात है। अगर कोई आपराधिक मामला है, मर्डर सर्डर टाइप की चीजें हैं, तो ये छूट नहीं मिलती। तो तीसरा इसमें गलत हो गया। तो सही है अपना 1 और 2, ये हमारा सही। ये वाला अपना क्या हो जाएगा, गलत। आए अगला देखें। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट फिलिंदा ब्लैंक्स को सौंपती है। तो लोक लेखा, उसका नाम ही है लोक, लोकसभा से संबंधित है। लोक लेखा लोकसभा अध्यक्ष को देगा, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा करेक्ट। आओ आगे देखें बच्चा। धन विधेयक, जिसे मनी बिल कहते हैं, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियों पर विचार करें। कर लेंगे। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। सही बात है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, लेकिन लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। गलत बात। राज्यसभा का कोई हस्तक्षेप है नहीं धन विधेयक में। लोकसभा तक बात जाएगी, राज्यसभा को अपडेट किया जाएगा, 14 दिनों तक वो अपने पास रोक सकती है। उसमें कोई डिसीजन नहीं लेगी वो। तो ये वाली बात तो गलत हो गई। धन विधेयक के गतिरोध पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक होगी नहीं, जब राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं, तो दोनों कैसे साथ में आएंगे। तो यहां पर ये वाली बात भी गलत। तो केवल एक हमारा यहां पर क्या है, सही है। आओ अगला प्रश्न देखें। किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। तो देखें भाई, 1892 का अधिनियम है, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या 1935 अधिनियम। 1909 में मार्लिमेंटो चल रहे थे उस समय। तो 1909 में मार्लिमेंटो सुधार आया, और मार्लिमेंटो सुधार ने मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल कर दिया। इसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने भी करा था 1910 का, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब आप सोचोगे हैं ऐसा कि हाँ, क्योंकि 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना जो है वह 1913 में जाकर के मुस्लिम लीग से जुड़े थे। तो 1909 में जो मुस्लिम संप्रदाय है उनके लिए अलग जो पृथक निर्वाचन मंडल क्षेत्र दिया, इसी की वजह से विरोध की कहानी बन गई। अब 1909 में क्या आया भैया, मार्लिमेंटो सुधार आया, जिसने हमें हिंदू मुस्लिम पृथक क्या दे दिए, क्षेत्र देख लिए। तो हमें यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चले जी, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, तो अनुच्छेद 40 है। देखें 51, 50, तीसरा। तो एक का हमारा हो गया 3, तो 1 के 3 में पहले ही ऑप्शन है। चलो देख लेते फिर भी। समान नागरिक संहिता की बात करें तो अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 4 पे है। तो बी का हमारा क्या हो गया, 4। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करें तो अनुच्छेद 50 में आता है, तो 2 पे है। तो सी का हमारा 2। अब बचा भाई सब हमारा डी, और 1 बचा है, तो 51 हो गया है ना, अनुच्छेद 51। तो डी का हमारा क्या हो गया, 1। तो यहाँ पर हमारा ये करेक्ट हो गया है ना, A3, B4, C2 और D1। बहुत बढ़िया। इसकी PDF अगर आप लेना है तो, अगर आपको PDF लेनी है तो QR कोड स्कैन करना, आपको PDF मिल जाएगी। नमस्कार साथियों, KGS परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारा बिहार दरोगा का रिकॉर्डिंग लगातार जो है साथियों आपको ये वीडियो के माध्यम से मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज टेस्ट 16 जो है उसकी बात साथियों हम यहाँ पर करते हैं। अगर हम बात करें पहले सवाल की, तो पहला सवाल है साथियों कि भारत में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। देखिए, जैसे अगर हम केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है। राज्यसभा जो है अपर हाउस होता है। ठीक वैसे ही कुछ राज्यों में अगर हम देखेंगे साथियों तो वो विधान परिषद यानी कि जो MLC होता है वो व्यवस्था भी करी गई है, जिसको हम द्विसदनात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो वो मध्य प्रदेश में हमें देखने के लिए नहीं मिलती। मध्य प्रदेश में विधान परिषद साथियों हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? अगर हम प्राक्कलन समिति की बात करेंगे तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 30 सदस्य हमें प्राक्कलन समिति में साथियों देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है। अगला है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना में निम्नलिखित में से किस संकेतक को शामिल नहीं किया जाता है? तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है साथियों उसमें हम प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को शामिल करते हैं, शिक्षा को शामिल करते हैं, जीवन प्रत्याशा को शामिल करते हैं, डी भुगतान संतुलन को
शामिल नहीं करते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है साथियों वो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार कीजिए। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के लिए गैर निष्पादित परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जो 90 दिनों से अधिक समय तक आय उत्पन्न करना बंद कर देती है। ठीक है भाई, आगे अगर हम देखें, बेस रेट वह न्यूनतम दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी राज्यों के लिए सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। यही साथियों अगर हम बात करेंगे तो आपको जो है ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए तो ये साथियों आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं, मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम मौद्रिक नीति के संदर्भ में साथियों बात करते हैं तो नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाने से बाजार में तरलता लिक्विडिटी घट जाती है। तो इसका सही आंसर एक होगा केवल, है ना। वैधानिक तरलता अनुपात को बैंकों को अपनी कुल जमा राशि के निश्चित हिस्से के रूप में केवल नगद के रूप में रखना चाहिए, ये गलत। रेपो रेट वह दर जिस पर बैंक का आरबीआई अल्पकालिक, ये भी सही नहीं है। ठीक है भाई, आगे गरीबी अनुमान समितियों को उनके गठन के वर्ष से सुमेलित हमें करना है। साथियों क्या होगा, एक तरफ समिति है और उसका गठन वर्ष हमें दे रखा है। ठीक है भाई, तो अगर हम वाई के अलग समिति की बात करेंगे 1979 में जो है साथियों ये बनी थी। ठीक है, कब बनी थी ये? 1979 में हमें ये देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति 2009, सी रंगराजन समिति 2012, सी आंसर इसका क्या होगा? ठीक हो जाएगा। सी आंसर इसका क्या होगा? ठीक होगा। राजकोषीय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। प्राथमिक घाटा यह दर्शाता है कि सरकार को ब्याज भुगतान को छोड़कर कितनी राशि उधार लेनी पड़ रही है। राजस्व घाटा सरकार की वर्तमान आय पर किए गए पूंजीगत व्यय को दर्शाता है। भारत में बजट के बाद संसद में वित्त विधेयक पेश किया जाता है जिसे कराधान के प्रस्ताव हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो साथियों राजस्व घाटा सरकार की वर्तमान आय पर किए गए पूंजीगत व्यय को दर्शाता है। सी आंसर इसका ठीक होगा, है ना। हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम बात करेंगे साथियों यहां पर तो आपको ध्यान देना है, यह ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और इसमें पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान तथा किब्बर वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। ठीक है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, वहां पर पिन घाटी भी है। ठीक है भाई, और यह भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तानी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। तो ये दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे? दोनों ही साथियों इसके ठीक देखने के लिए मिलेंगे। हाल ही में चर्चित मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव कहां पर मनाया गया है? तो ये मणिपुर में आयोजित हुआ है साथियों। ठीक है भाई, मणिपुर में ये आयोजित हुआ है और यहीं पर अगर हम बात करेंगे तो संगाई महोत्सव भी होता है। संगाई महोत्सव भी यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, मिजोरम में चपचारकूट उत्सव, चपचारकूट उत्सव कहां पर होगा? तो चपचारकूट उत्सव मिजोरम में हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है भाई, क्लियर। अगला है शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ को यह पुरस्कार साथियों प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 में घोषित की गई जिसने किस वर्ष की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लिया? तो वो हमें देखने के लिए मिलता है 2001, है ना। नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 में तो 2001 की खेल नीति के स्थान पर उसको रिप्लेस किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण कहां किए जाने हेतु संयंत्र स्थापित किया गया है? तो यहां पर अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साथियों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ की चिकनकारी कढ़ाई बहुत प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। यहाँ का आम वगैरह भी बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, भारत के किस कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा विकसित बीज जीऊम मिशन 1 के अंतर्गत अंतरिक्ष में ले जाए गए हैं? तो वो है केरल कृषि विश्वविद्यालय। केरल कृषि विश्वविद्यालय इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ए राजराजन को किया गया है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा गाजा पट्टी की सीमा किन देशों से लगी हुई है? तो गाजा पट्टी की सीमा की बात करेंगे साथियों, वो लगी हुई है इजराइल से और मिस्र से। इजराइल से और मिस्र से लगी हुई है। ए आंसर इसका यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है।
एशिया का पहला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन हमें कहां पर देखने के लिए मिलेगा? तो वो साथियों चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में इसका उद्घाटन हमें देखने के लिए मिला है। चेन्नई तमिलनाडु में इसका उद्घाटन देखने के लिए मिला है। विश्व का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रिब किस देश में खोजा गया है? तो ये साथियों खोजा गया है भारत में। ठीक है, कहां पर खोजा गया है? भारत में खोजा गया है। वैसे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है भाई, एंटीजन और एंटीबॉडी पर निर्भर करते हैं। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो एक्वाटेक पार्क की बात करेंगे साथियों, वो असम में लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम इसका सही आंसर हो जाता है। हाल ही में 4500 वर्ष पुराने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की खोज राजस्थान के किस क्षेत्र में की गई है? जैसलमेर, ये आपको पता है थार डेजर्ट के क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलता है। थार डेजर्ट के क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जैसलमेर। गोल्डन सिटी इसको कहते हैं, ब्लू सिटी इसको कहते हैं, ये ध्यान रखिए। इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, ब्लू सिटी इसको पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। ठीक है भाई, क्लियर? तो ये ध्यान रखो। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? ठीक है भाई, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे साथियों, इंदौर को भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। सबसे स्वच्छ शहर भी हमें देखने के लिए मिलता है। उन्मेष अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये साथियों हुआ है पटना, बिहार में। ठीक है, उन्मेष जो है अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहां पर? तो वो पटना, बिहार में। ठीक है, एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश से जुड़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा? सिंगापुर से जुड़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। एशिया में ही एक कंट्री है सिंगापुर। ठीक है, एशिया में ही एक कंट्री है सिंगापुर। ये इसका सही आंसर हो गया। एक बैग में 5 लाल, 4 हरी और 3 नीली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। हरी गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है? ये प्रोबेबिलिटी से सवाल हमें देखने के लिए मिलता है। 4/12 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रेन 300 मीटर लंबी है और वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। खंबे को पार करने में लगा समय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड। यदि 20 फरवरी 2023 को सोमवार था, तो 20 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा? है ना, सोमवार ही साथियों इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला, एक परीक्षा में 80 प्रश्न हैं और प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं। गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाता है। यदि एक छात्र ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे 100 अंक मिले, तो उसने कितने प्रश्न हल किए हैं? तो इस सवाल का सही आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स बीट अराउंड द ब्रश। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं इसका, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, है ना भाई, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है। अगर हम इसकी बात करेंगे साथियों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ल्ड हैव हेल्प्ड, है ना भाई। वुड हैव जो है क्या था? ये वुड हैव हेल्प्ड जो है साथियों वो हो जाएगा। ठीक है, विच सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो सी सिंग्स अ सॉन्ग, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ना अधिकार का संधि रूप क्या माना जाए? संधि विच्छेद नहीं पूछ रहा है, संधि रूप अनाधिकार बोलेंगे इसको। ठीक है, हिंदी को संवैधानिक रूप में राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो वो साथियों दिया गया है कौन सा? अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है भाई, अनुच्छेद 343 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के बाद कौन सा काल आता है? रीति काल हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारत में स्थित निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण उल्का पिंड से हुआ है? तो वो लोनार झील है महाराष्ट्र में। लोनार झील है महाराष्ट्र में, इसका निर्माण जो है वो उल्का पिंड से हुआ है। इतने सवाल, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अब मैं आगे बढ़ाता हूं इस सीरीज को। आज टेस्ट नंबर 16 है और मैं लेकर आया हूं आपके सामने 67 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करने के बजाय एस्चुरीज का निर्माण करती है? तो प्यारे, जो एस्चुरीज का निर्माण होता है और जो डेल्टा का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। नदी अपना जो सेडिमेंट होता है आपका वो कैरी नहीं कर पाती है, स्पीड कम हो जाती है। तो जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं वो मैक्सिमम किसका निर्माण करती हैं? आपका वो डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं आपका वो डेल्टा का निर्माण ना करके किसका निर्माण करती हैं? वो निर्माण करते हैं आपका रिफ्ट का।
रिफ्ट वैली आपने सुना होगा, नर्मदा, ताप्ती। तो ये किसका निर्माण करेंगी प्यारे बच्चे, ये किसका निर्माण करेंगी, एस्चुरीज का निर्माण करेंगी। इनका वेग काफी होता है और ये रिफ्ट का निर्माण करती है। रिफ्ट वैली सुना होगा आपने, नर्मदा, ताप्ती, रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। आपने नाम सुना होगा, इनका ओरिजिन कहाँ होता है, अमरकंटक। इसका ओरिजिन कहाँ है आपका, अमरकंटक से इनका ओरिजिन है, अमरकंटक। तो आंसर सी हो जाएगा। बाकी सारी की सारी नदियां पूर्व और बहने वाली हैं और ये कहाँ बहने वाली है, आपकी पश्चिम की ओर। तो सी आंसर, यही आंसर है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जय हिंद, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, शीत ऋतु में भारत के किस तट पर मुख्यतः लौटते हुए मानसून, ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून के कारण वर्षा होती है। ऑप्शन है आपके पास कोंकण तट, मालाबार तट, कारोमंडल तट और आपका उत्तरी सिरकार तट। बताइएगा आपका कौन सा होगा प्यारे बच्चे। और ये वर्षा कहाँ होती है, ये वर्षा कहाँ होती है, ये भी बताना है आपको। सारे बच्चे बताएंगे ये वर्षा कहाँ होती है। आंसर देंगे आप, सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे आप। तो प्यारे बच्चे ये वर्षा कहाँ होती है, वर्षा होती है आपकी, ये वर्षा होती है प्यारे बच्चे आपका कारोमंडल, कारोमंडल तट पर ये वर्षा होती है। और ये कहाँ पर है, ये है हमारे पास तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में है आपका, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये वर्षा होगी, सी विल बी द आंसर, ठीक है। कारोमंडल तमिलनाडु तट पर होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी विल बी द आंसर। सारे बच्चे आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं आपका, सी विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखेंगे आप। आपसे पूछेगा भारत में माइक्रो कॉन्टिनेंटल अक्रेशन की प्रक्रिया से निर्मित होने वाला कौन सी भूभाग है आपका। तो कौन सा भूभाग है प्यारे, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, छोटा नागपुर का पठार है, पश्चिमी घाट है आपका, या हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो आपने देखा होगा प्यारे, जब ओरिजिन हुआ आपका, जो पर्वतों का ओरिजिन हुआ, और हम बात करते हैं किसकी, आपकी प्रोटेरोजोइक युग की बात करते हैं, तो वहां पर ये प्रोसेस हुई और इस प्रोसेस के द्वारा किसका निर्माण हुआ, इस प्रोसेस के द्वारा निर्माण हुआ प्यारे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार का निर्माण हुआ। तो आंसर बिल्कुल हो जाएगा बी आंसर। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सब बच्चों का ठीक होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आपसे मुझे कथन 1 है, कथन 2 है आपका, कारण दिया हुआ है इसका। लद्दाख और स्पीति घाटी शीत मरुस्थल क्षेत्र हैं, यस। ये प्यारे कोल्ड डेजर्ट क्षेत्र में आते हैं, बिल्कुल सही है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड और शुष्क जलवायु, देखो याद रखना प्यारे बच्चे, याद रखना आपका, आपने सुना होगा गोभी, गोभी क्या है आपका, ये भी कोल्ड डेजर्ट है आपका, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे गोभी, तो गोभी कब खाते हैं आप, सर्दियों में, गर्मियों में। आजकल तो खैर कभी भी खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में खाई जाती है। तो कैसे डेजर्ट है आपका, कोल्ड डेजर्ट है। तो ऐसे हम याद करने का तरीका रखते हैं आपकी, कौन सा कोल्ड है, कौन सा हॉट डेजर्ट है। तो कोल्ड डेजर्ट में जो हवाएं होती हैं शुष्क हो जाती है, मतलब शुष्क का मतलब होगा उनमें नमी कम होती है। ऐसे नहीं गर्म हवाओं में ही नमी कम होती है, कभी कभी शुष्क हवाएं, जो ठंडी हवाएं होती है, उनमें भी नमी कम होती है। तो यहाँ पर बात करेंगे, इन क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड होती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो प्यारे दोनों के दोनों सही है आपका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो आंसर बिल्कुल हो जाएगा ए आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर। यही आंसर आ रहा है आपका, क्या यही आंसर कर पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब अगला है हमारे पास पैच, अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के अनुसार। आपने देखा होगा पैच, प्लेट टेक्टोनिक्स, जब प्लेटें आपस में टकराई, कुछ प्लेटें हेड टू हेड टकराई, कुछ कैसे टकराई पैच, आपका लेटरल टकराई। तो ये जो प्लेट से प्लेट की टक्कर हुई, प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के अनुसार बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन जिसकी गहराई 70 से लेकर 700 किलोमीटर तक होती है आपका, बेनी ऑफ जोन किससे संबंधित है आपका, मध्य महासागरीय कटक पर भूकंप की गतिविधि से, पर्वत निर्माण के दौरान भूस्खलन से, अगोमी समुद्री प्लेन के सीमांत पर भूकंपों की प्रवृत्ति से। यस, तो आंसर बिल भी हो जाएगा इसका सी आंसर, सी विल बी द आंसर हो जाएगा पैसे, सी विल बी द आंसर। आपने पढ़ा होगा आपका, जब ये सब सारी की सारी चीजें पढ़ी होंगी। काला सागर, ब्लैक सी कहां पर स्थित है, बताएं जरा कमेंट्स में कि ब्लैक सी कहां पर है आपका, किस जल डमरू मध्य स्टेट जो होती है पैचे के मध्य से भूमध्य सागर से जुड़ा है आपका। तो आपसे पूछ रहा है कहां पर जुड़ा है आपका, मलक्का जल डमरू मध्य, आपसे पूछेगा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, आपसे पूछेगा हॉर्मुज जल डमरू मध्य, आपसे पूछेगा बोसफोरस जल डमरू मध्य। तो आंसर बिल भी हो जाएगा पैच इसका डी आंसर हो जाएगा, बोसफोरस
जल डमरू मध्य, डी विल बी द आंसर। तो 72 का आंसर डी है। क्या यही आंसर आपका आ रहा है? क्या यही आंसर आ रहा है आपका 72 का डी? बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भूमध्य सागरीय जलवायु मेडिटेरियन जो क्लाइमेट में वर्षा कब होती है आपका? ग्रीष्म ऋतु में होती है आपका, शीत ऋतु में होती है, वर्ष भर समान रूप से होती है, केवल बसंत ऋतु में होती है आपका? आंसर बताएंगे कब होती है आपका, कब होगी वर्षा? तो कब होगी वर्षा प्यारे बच्चे? तो यार ना यहाँ पर जो वर्षा होती है नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में होती है, मतलब शीत ऋतु में होती है आपका, शीत ऋतु में होती है। आंसर बिल्कुल हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, बंगाल की खाड़ी में भारत की विशेष आर्थिक क्षेत्र सीमा के संदर्भ में किस देश के साथ भारत की समुद्री सीमा विवाद नहीं है आपका? बांग्लादेश के साथ विवाद चल रहा है हमारा 2014 से आपका। म्यांमार के साथ भी हमारा विवाद चल रहा है आपका, म्यांमार के साथ भी हमारा विवाद चल रहा है आपका। तो इसके साथ भी हमारा विवाद चल रहा है आपका, म्यांमार के साथ भी आपका, ठीक है। और ये प्यार से 2014 में सुलझा है आपका विवाद, ये भी 2014 में सुलझा है आपका श्रीलंका के साथ। तो थाईलैंड के साथ नहीं है, क्योंकि थाईलैंड के साथ ना डायरेक्ट टच नहीं है आपका। हमारा टच किसके साथ है आपका? हमारा अंडमान निकोबार का टच होता है, इंडोनेशिया का टच होता है, तो डायरेक्ट टच नहीं है। तो इसके साथ कोई विवाद नहीं है आपका थाईलैंड के साथ। डी विल बी द आंसर। थाईलैंड अच्छी जगह है, आप है ना घूमने जाते हैं बहुत सारे लोग थाईलैंड। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, ये तो सबको पता है, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस देश में स्थित है? बच्चे को पता है, किसी का गलत नहीं होगा। किसका बच्चे का ये गलत है बताइए जल्दी से आप। दक्षिणी अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में, नामीबिया में है आपका, ये मिस्र में है आपका। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहां पर है? हर बच्चे को पता है इसका आंसर। तो ये कहां पर है प्यारे बच्चे? ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये कहां पर है हमारा? ऑस्ट्रेलिया में है। बी विल बी द आंसर। अब हम कर लेते हैं प्यारे बच्चे कुछ क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चंस कर लेते हैं आपका। दमा एवं खांसी, दमा एवं खांसी, दमा क्या होगा प्यारे बच्चे? टीबी होता है, और खांसी ठीक है कफ होता है। के रोगों में श्वास लेने में आने वाली औषधियां इफ्रेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है प्यारे? इफ्रेड्रीन प्राप्त की जाती है एक जिम्नोस्पर्म से, एक जिम्नोस्पर्म से प्राप्त की जाती है, जिम्नोस्पर्म। और ये जो जिम्नोस्पर्म है आपका प्यारे, ये जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म है आपका। और ये क्या होता है प्यारे? ये क्या होगा आपका? ये कौन सा है आपका? इफेड्रा। इफ्रेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है प्यारे? आपका इफेड्रा से प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो आंसर बिल भी हो जाएगा, आंसर बिल भी हो जाएगा प्यारे हमारे पास, आंसर बिल भी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में आपने पढ़ा होगा, जब हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले आते हैं थैलोफाइटा, फिर आते हैं ब्रायोफाइटा, फिर आते हैं टेरेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, फिर आते हैं एंजियोस्पर्म। तो इस प्रकार से जो पौधों की उत्पत्ति हुई है वो जल से हुई है आपका, और कहां तक पहुंची? एंजियोस्पर्म तक पहुंची। इतनी बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे पीसीआर। पीसीआर होती है प्यारे पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। मतलब जब हमें कोई किसी वायरस का जेनेटिक मटेरियल प्राप्त होता है ना, हमें आरएनए प्राप्त होता है, हम आरएनए से क्या बनाते हैं प्यारे? सी डीएनए बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपका। तो ये पीसीआर यही काम करता है, जो छोटा जेनेटिक मटेरियल होता है उसके नंबर को बढ़ा देते हैं। तो आपने सुना कोरोना के टाइम में आपका आरटी-पीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर ही होता है आपका, है ना। फिर हम क्या करते हैं? डीएनए के अमाउंट को बढ़ाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो आरएनए होता है। उस आरएनए से पहले हम डीएनए बनाते हैं, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उस पर स्टडी की जाती है। तो ये जैसे वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है ना, मैक्सिमम क्या होगा प्यारे? आरएनए होता है। तो उसके लिए हम पीसीआर वगैरह का इस्तेमाल नॉर्मली करते हैं, पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्रित होती है? तो मैं आपको बार बार बोलता हूं, अगर आप किसी का लीवर खाएंगे, यकृत खाएंगे, तो आपको मिलेगा फैट सोलर विटामिन। तो ये जो यकृत होता है ना, ये रिच सोर्स होता है विटामिन डी का एंड ए का। विटामिन डी और ए का रिच सोर्स होता है, विटामिन डी और ए का रिच सोर्स होता है यकृत। तो आप अगर यकृत खाएंगे तो आपको मिलेगा विटामिन डी, आपको मिलेगा विटामिन ए। आंसर हो जाएगा सी आंसर। क्या आ जाएगा? सी आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछेगा आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के विशिष्ट। देखो यहाँ पर सर ये डीएनए है हमारे पास, ये डीएनए है, और डीएनए को काटने के लिए हम क्या यूज करते हैं आपका? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? डीएनए को काटने का काम करता है। लाइगेज का काम होता है आपका जोड़ना, लाइगेज का काम क्या होगा? जोड़ना होता है आपका, ठीक है। तो ये काम होते हैं, अलग अलग का काम अलग अलग में करते हैं हम। जब डीएनए अनुवांशिक, जब हम डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं आपका, या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं आपका, या इंजीनियरिंग पढ़ते हैं आपका, तो वहां पर हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, क्या होगा? एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है आपका। तो आंसर विल भी हो जाएगा प्यारे बच्चे
बी विल बी द आंसर। तो 79 का आंसर हो जाएगा बी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट है हमारे पास टीवी रिमोट। टीवी रिमोट प्याचो चाहे आपसे बात करेगा टीवी रिमोट की बात करेगा, या आपसे बात करेगा प्याचो आपसे बात करेगा आपका थर्मल कैमरा। जो कैमरा होते हैं आपका, कैमरे होते हैं थर्मल कैमरा होते हैं, थर्मल कैमरा। तो ये सारे के सारे किसको डिटेक्ट करते हैं? डिटेक्ट करते हैं आपका इंफ्रारेड, अवरक्त किरणों को डिटेक्ट करते हैं, अवरक्त किरणों को डिटेक्ट करते हैं, अवरक्त किरण। जैसे मेरे पास यहाँ पर टीवी रिमोट है, तो ये आंखों से दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन इनको हीट वेव कहते हैं, ये महसूस होती है। जैसे मान लीजिएगा हीटर चल रहा है, हीटर से मुझे तपन महसूस हो रही है, तो वो कौन सी रे निकाल रहा है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रे निकालता है आपका इंफ्रारेड। और ब्लूटूथ टेक्निक किसमें, इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? इसमें इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव का। इनमें माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं आपका। ठीक है, लेजर अलग है, अब हम लेजर की बात करेंगे। आप इसमें सिंगल वेवलेंथ की लाइट का इस्तेमाल किया जाता है आपका। अल्ट्रासोनिक तरंग अलग है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की बात करते हैं हम। ठीक है, इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सोनार में। सोनार में इनका इस्तेमाल किया जाता है, सोनार। सोनार में इनका इस्तेमाल किया जाता है, सोनार में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट में लेजर, जब आप लेजर क्या कराते हैं आपका, ऑपरेशन कराते हैं आपका आंखों का, देखा होगा आपने, तो उसमें लेजर लाइट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। आप सब जगह डालोफोन का उपयोग किसे नष्ट करने के लिए किया जाता है? डालोफोन। क्या जो डालोफोन जो होता है ना आपका, डालोफोन ये होता है खरपतवार नाशक होता है आपका, खरपतवार नाशक होता है आपका डालोफोन। जो अनवांटेड ग्रास वगैरह हो जाते हैं उनको मारने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, उनको मारने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आपका डालोफोन का इस्तेमाल उनको मारने के लिए किया जाता है। ठीक है सर, सारे बच्चे याद रखेंगे इतनी बात को। हाना में जवाब दे। ठीक है, हाना में जवाब दे, यस। हाँ बिल्कुल, इसका नाम होता है 2,2 डाइक्लोरो, ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड बोलते हैं इसको, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपियोनिक एसिड, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपियोनिक एसिड इसको बोलते हैं, प्रोपियोनिक एसिड इसको कहा जाता है। तो आंसर बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर आपका सी आंसर, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास पैरोचे, नेक्स्ट है हमारे पास जो के अंकुरित बीज के। देखो अगर हम जो के अंकुरित बीज जो होते हैं ना, उनसे के किण्वन से बनी शराब को क्या कहते हैं? तो उनसे बने किण्वन की शराब को कहते हैं बियर। लेकिन अगर मान लीजिएगा सर, अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप बना रहे हैं किससे, अगर आप अंगूर से बना रहे हैं, अंगूर के किण्वन से बना रहे हैं, तो जो अंगूर का किण्वन होता है, अंगूर का किण्वन, अंगूर के किण्वन से बन जाएगी पैचो वाइन, वाइन बन जाएगी अंगूर के किण्वन से, अंगूर के किण्वन से वाइन बन जाती है आपका। ठीक है, और आप गन्ने से बना रहे हैं, गन्ना, जो गन्ना होता है गन्ने के किण्वन से बना है तो रम बनती है। ठीक है, तो बनती है पैचो आपका रम, क्या बन जाएगी? रम बन जाएगी आपका। हाँ, तो क्या बन जाएगी? रम। तो आप इन सब चीजों को याद रखेंगे, आप इन सब चीजों को याद रखेंगे आप, यहां पर चीजें पूछी जाती हैं, समझ गए आप? समझ गए आप सारे के सारे बच्चे? और आलू और अनाज वगैरह से बोट का बनाई जाती है, आलू और अनाज से क्या बनाई जाती है? बोट का। सर आप तो ये सब चीजें सिखा रहे हैं हम, सर देख लो आप ये सब चीजें हमें बता रहे हैं आप, अरे मतलब आपको प्रोसेस थोड़ी बता रहा हूँ। आपसे मुझे निम्नलिखित को सुमिलित कीजिएगा। आपका कोलाइडल विलयन एक तरफ उनके उदाहरण का स्वरूप है आपका। तो प्यार एरोसोल, एरोसोल क्या होता है? एरोसोल प्यार क्या होता है आपका? जब लिक्विड या सॉलिड गैस में उपस्थित होते हैं आपका। तो आप देखें जो धुंध होता है, जो कोहरा होता है, जो बादल होते हैं, ये एरोसोल ही होते हैं। पायस इमल्सन, आपने नाम सुना होगा इमल्सन। इमल्सन क्या होते हैं प्यार? दूध, दूध होता है प्यार आपका, जो पेंट होता है वो इमल्सन होता है। क्रीम क्या होगा? इमल्सन होगा आपका। सोल, सोल क्या होंगे? रंग, पेंट, स्याही, सोल। और प्यार ठोस सोल कौन होते हैं आपका? मिश्र धातुएं होती हैं। तो 1 2 3 4 आंसर विल भी हो जाएगा ए आंसर, 83 का ए आंसर, 83 का आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। क्या यही आंसर आ पा रहा है 83 का? ए विल बी द आंसर। बहुत बढ़िया। आप सोचिए एक पिंड का वायु में भार, मतलब वास्तविक भार कितना है? पिंड का वास्तविक भार कितना है? वास्तविक भार कितना है? वास्तविक भार कितना है प्यार? कितना है आपका? W1 है, ये वास्तविक भार है। जल में डूबने पर उसका आभासी भार, ठीक है, W2 है। आभासी भार क्या होगा प्यार? आभासी भार होगा, आभासी भार होगा W2 होगा आपका। वास्तविक भार, वास्तविक भार, वास्तविक भार होगा उसका वास्तविक भार माइनस उस पर कितना उत्प्लावन बल लग रहा है, कितना उस पर उत्प्लावन बल लग रहा है, उत्प्लावन बल बायन फोर्स क्या लग रहा है? बायन फोर्स कितना लग रहा है? बायन फोर्स। तो यहाँ जब बायन फोर्स इधर आएगा प्यार, ये कितना है? वास्तविक भार कितना है? W1 है, और ये कितना है? W2 है। तो ये बायन फोर्स कितना आएगा आपका? उत्प्लावन बल कितना आएगा? ये आ जाएगा W1 माइनस W2। तो ये प्यार आ जाएगा W1 माइनस W2, बी विल बी द आंसर।
सारे बच्चे आंसर करेंगे बी आंसर, बी आंसर हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। समझ गए आप सारे के सारे बच्चे, बी विल बी द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, हो जाता है, आसान है। नेक्स्ट क्या है आपका, गुरुजल क्या होता है, गुरुजल। प्यार जब मैं गुरुजल की बात करता हूं तो ये होता है D2O। इसमें क्या होगा, ये ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम ये प्यार हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ये ऑक्सीजन होता है। तो ये हैवी हाइड्रोजन होती है, हैवी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम हैवी हाइड्रोजन होती है। और याद रखना इसका इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, 20 होता है, ये भी पूछा जाता है मोलिकुलर वेट कितना होगा, 20। तो हैवी हाइड्रोजन और प्यार क्या होगा, ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, हैवी वाटर बनाते हैं, गुरुजल बनाते हैं। इनका फॉर्मूला होता है D2O। ये सब बच्चों को पता है, D2O होगा इसका फॉर्मूला, D2O। नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कैपिलरी का उदाहरण क्या, कैपिलरी क्या होगा प्यारे बच्चे, जब आप किसी लिक्विड में बहुत पतली कैपिलरी को डालते हैं तो आप देखेंगे उस कैपिलरी में लिक्विड ऊपर या नीचे चढ़ या उतर जाता है आपका, इस प्रोसेस को कहते हैं कैपिलरिटी। तो प्यारे बच्चे कैपिलरी क्या होगा आपका, जल का ऊपर या नीचे की ओर चढ़ना होता है। आप जानते हैं लालटेन है आपके पास, मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया है, लालटेन है हमारे पास, लैंप है, ये हमारे पास लैंप है प्याचे। और लैंप में जो बत्ती होती है ना, बत्ती में जो तेल चढ़ता है आपका, वो कैपिलरी एक्शन के कारण ही चढ़ता है, बिल्कुल सही आपका। पेड़ पौधों में जल का ऊपर चढ़ना, यस, पेड़ पौधों में जल का ऊपर चढ़ना, या पेड़ की जो लीव्स होती है इनमें जो जल मूव करता है वो भी इसके कारण ही करता है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्याचे इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारे पास, कॉलम ए में दिए गए सूत्रों को कॉलम बी में मिलाएं, कॉलम ए को बी में मिलाएं। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होगी प्याचो, वेबर होती है, बिल्कुल सही। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होगी, टेस्ला होती है, बिल्कुल सही होता है आपका, टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण की एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, चुंबकीय तीव्रता की एम्पियर मीटर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्याचो, आंसर हो जाएगा आपका, पहले का हो जाएगा Q, दूसरे का हो जाएगा P, तीसरे का R, चौथे का S। तो देखो यहाँ पर सर Q P R S, तो आंसर बिल भी हो जाएगा ए आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर। क्या यही आंसर आपका आ रहा है, यस, क्या यही आंसर आपका आ रहा है, सारे बच्चे करेंगे ए आंसर। 87 का हो जाएगा बच्चे ए आंसर। 88 करेंगे बच्चे, 88 करेंगे, 88 का आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे। मरकरी प्याजो सिल्वर जैसे दिखाई देता है, इसको देख क्विक सिल्वर, क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर, नाम सुना होगा आपने, क्विक सिल्वर, इसको क्विक सिल्वर कहा जाता है, मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। प्लेटिनम को कहते हैं व्हाइट गोल्ड, इसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। आप जानते हैं प्याजो टाइटेनियम क्या है आपका, ये स्ट्रेटजिक मेटल होती है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं आपका, इसका इस्तेमाल हम करते हैं प्याजो जो रॉकेट वगैरह बनाने वाले में इसका इस्तेमाल करते हैं, आपका जो फाइटर प्लेन बनाते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। सोडियम सॉफ्ट मेटल होती है, ये नाखून से भी काट सकते हैं आप, सोडियम को आप नाखून से भी काट सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्याजो आपका, आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। यही आंसर आपका आ रहा है, यस नो। 88 का क्या हो जाएगा, ए आंसर। 88 का ए आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे, 88 का ए आंसर। क्या आंसर कर पा रहे हैं आप इतना, यस नो, क्या आप इतना आंसर कर पा रहे हैं आपका, यस नो, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अब यहाँ देखेंगे आप, अब सारे के सारे बच्चे यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में उपधातु का सही समूह क्या है। देखो 7 उपधातु होती है नॉर्मली, कितनी उपधातु होती है, 6 होती है नॉर्मली, है ना, 7 भी कर लेते हैं। एक पोलोनियम होता है, उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है आपका, तो आप जानते हैं, आप इनको तो याद ही रखिए, उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो याद रखना प्यार से, यहाँ पर सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, तो टीन तो प्यार से धातु में आ जाएगा। लिथियम प्यार से धातु होगा, सोडियम धातु, पोटेशियम ये भी नहीं होगा। कार्बन होगा, कार्बन, सल्फर, और क्या होगा प्यार से आपका ऑक्सीजन। तो कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन ये प्यार से अधातु हो जाएंगे, अधातु ये भी नहीं आएंगे। तो बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या, 89 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 89 का आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आंसर आप बताएंगे बच्चे क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है, तो डी हो जाएगा आपका। और इसमें हम बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक और इसमें जर्मेनियम जोड़ सकते हैं, जर्मेनियम भी क्या होता है बच्चे, इसी में आता है आपका, जर्मेनियम भी इसी में आता है। इसमें हम जोड़ सकते हैं एंटीमनी क्या होगा बच्चे आपका, एंटीमनी, यस, इसमें एंटीमनी जोड़ सकते हैं, एंटीमनी आ जाएगा आपका, है ना, जर्मेनियम, एंटीमनी। और एक कौन सा आएगा आपका, एक कौन सा आएगा प्यार आपका, टेल्यूरियम। क्या आएगा आपका, टेल्यूरियम आ जाएगा आपका, हाँ टेल्यूरियम आ जाएगा, टेल्यूरियम। तो ये आपको याद रखना है, जो बस 6 याद करनी है आपको, 6 याद करनी है आपका, 6 याद करेंगे तो हो जाएगा, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। बस 3 जरूर याद रखना है आपका, एक याद रखना है प्यार आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम
एंड बोरोन। ये तीनों जरूर याद रखना है आपको, ये जरूर याद रखना है आपका, यही पूछे जाते हैं मैक्सिमम, है ना। अगला है हमारे पास क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्यार बच्चे लेजर। लेजर प्यार बच्चे क्या होगा, एक वेवलेंथ की लाइट होती है आपका, और ये काफी हाई एनर्जी की लाइट होती है जिनका इस्तेमाल हम डिफरेंट ठीक है डिफेंस पर्पज में भी करते हैं, और हम किस में करते हैं, मेडिकल पर्पज में भी करते हैं आपका। ये इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। ए विल बी द आंसर हो जाएगा, आंसर विल भी हो जाएगा ए आंसर। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ए आंसर है, ए विल बी द आंसर। सारे बच्चे आंसर करेंगे ए आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास सूची दी गई है आपका, एक को दो से मिलान करना है आपको। इलेक्ट्रॉन पे प्यार, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बताओ जल्दी से आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था आपका। कब किया था बताओ जल्दी से आप, 1897 में। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, नगण्य मास होता है, मास इसका काफी कम होता है। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है आपका, शून्य आवेश होता है, एवं द्रव्यमान इसके पास होता है। हिग्स बोसोन क्या होगा, द्रव्यमान प्रदान करने वाला कण है आपका हिग्स बोसोन। 1 2 3 4 सारे के सारे मैच है आपका, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 91 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। 91 का आंसर ए हो जाएगा। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का अग्रदूत था। तो कौन सा इंटरनेट का अग्रदूत था आपका, एफनेट, एनेट, अर्पानेट और पेनेट। बताएंगे आप कौन सा प्यार अग्रदूत था। तो जब आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, आपका आंसर हो जाएगा इसका सी, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारे पास प्यार बच्चे, एक बल्ब है जो 100 वाट का है, 200 वोल्ट लिखा है। यदि उसको 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाए तो उसके द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी आपका। तो पहले आप यहां से निकाल देंगे खपत की गई शक्ति कितनी होगी आपका, और फिर आप इस पे जला देंगे उसको। तो बताएं जल्दी से आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको कैसे करेंगे प्यारे बच्चे। पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होगा प्यारे बच्चे, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे, पी कोस्ट हो जाएगा आपका V²/R हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, पी डैश कर लिया हमने, पी डैश, और हम बोल रहे हैं प्यारे बच्चे कितने कितने वाट, कितने वाट पे जलेगा ये, ठीक है, कितने वाट पे जलेगा, बी डैश स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। तो अब जब हम पी डैश अपॉन पी करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा बी डैश अपॉन कितना होगा, बी का होल स्क्वायर। और ये बी डैश कितना है प्यार, बी डैश यहाँ पर कितना है, बी डैश 100, ये प्यार 100 है आपका। और यहाँ पर कितना था आपका 200, ये कितना था 200 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कट गया आपका, 2 आएगा आपका 4, 1/4। और ये पी कितना दिया हुआ था पहले, 100 वाट। तो ये पी डैश कितना हो जाएगा आपका, 100/4 कितना होगा, 25 वाट का हो जाएगा, 25 वाट। तो यहाँ पर जाएगा 25, डी विल बी द आंसर हो जाएगा प्यार, डी विल बी द आंसर। ठीक है सर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, पौधों की में किसकी सीमा, पौधों में क्या होगा, किसकी सीमा सामान्यतः बेहतर वृद्धि के लिए आवश्यक होती है आपका। तो कितनी होती है आपका, आंसर क्या करेंगे आपका, आंसर कर देंगे आपका ए आंसर। जो पीएच होनी चाहिए ना आपका, स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली बेसिक तक होनी चाहिए, तो पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। 94 का हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, आपसे तंत्रिका आवेग के प्रक्षेपण के लिए देखो 2 की रिक्वायरमेंट होती है आपका, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम होता है, इसका पुनः ध्रुवण की क्रिया जिसके द्वारा होती है आपका, तो पोटेशियम आयनों का बहिर्प्रभाव होता है। ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है ना। अगली बार आएगा तो इसको डिटेल में बताऊंगा। यदि 2 और 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त, देखो अजब क्या हो गया आपका, मिलेंगे 2 या 2 से अधिक, देखो यहाँ पर सर, अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक बनाते हैं तो इसको होते हैं संयोजन क्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन की अभिक्रिया कहते हैं आपका। अगर टूटते हैं तो वियोजन अभिक्रिया होती है आपका। ठीक है, एक को दूसरा विस्थापित करता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए आंसर, ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक वृद्धि को क्या कहते हैं। देखो अगर WBC की संख्या बढ़ जाती है ना, इसको होते हैं ब्लड कैंसर, या ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, या क्या कहते हैं, रक्त कैंसर। क्या बोलते हैं, रक्त कैंसर कहा जाता है, रक्त कैंसर, या इसको ल्यूकीमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया, इसको ल्यूकीमिया भी कहते हैं, ल्यूकीमिया भी कहते हैं आपका, याद रखना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। प्लेटलेट्स जब कम हो जाती है, प्लेटलेट्स जब कम हो जाएंगे तो प्यार क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हीमोफीलिया होता है जब हमें
ये अनुवांशिक बीमारी है आपका। ये कैसी बीमारी है आपका? अनुवांशिक। अनीमिया कब होता है? जब प्यारे बच्चों हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी आंसर। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। सारे बच्चे आंसर कर पा रहे हैं, बी आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन के स्थान पे हीलियम क्यों भरी जाती है? क्योंकि प्यारे बच्चों ये रिएक्टिव गैस नहीं होती है। हाइड्रोजन क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन कैसी होगी? ज्वलनशील गैस होती है। ये ज्वलनशील गैस नहीं होती है आपका, ये दहनशील गैस नहीं होती है आपका, इसलिए हम हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। प्लस ये हल्की गैस होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा हल्की नहीं होती है, लेकिन हल्की गैस है, ज्वलनशील नहीं है आपका, ये दहनशील नहीं है आपका, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, आपसे पूछेगा सुमेलित कीजिएगा आपका, आपको सुमेलित करना है। सारे बच्चे सुमेलित करेंगे, इसको बताएंगे आपका। यहां पर जब हम सुमेलित करते हैं तो आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? सुमेलित कीजिएगा सबको। रबड़ किसका बना होता है? रबड़, रबड़ किसका बना होगा प्यार बच्चे? रबड़, रबड़ किसका बना होगा प्यार बच्चे? रबड़ किसका बना होगा? रबड़ बना होता है प्यार बच्चे आपका आइसोप्रीन का बना होता है। रेयोन किसका बना होता है? रेयोन, रेयोन बना होता है प्यार बच्चे आपका कार्बन परमाणु का बना होता है, रेयोन कार्बन परमाणु का। ठीक है, आपसे पूछेगा नायलॉन किसका बना होगा? नायलॉन, नायलॉन किसका बना होगा प्यार बच्चे? नायलॉन, नायलॉन बना होता है एथाइलिन ग्लाइकोल का बना होता है। और सॉरी पोली, ये आपसे पूछेगा प्यार बच्चों पॉलिएस्टर किसका बना? एथाइलिन ग्लाइकोल का बना होता है। नायलॉन किसका बना होता है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन। ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन का बना होता है आपका। तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा? आंसर विल भी हो जाएगा सी आंसर, सी विल बी द आंसर हो जाएगा, सी आंसर। पहले का 2, दूसरे का 1, तीसरे का 4 और चौथे का हो जाएगा आपका, चौथे का हो जाएगा 3। यस, आंसर हो जाएगा सी आंसर, सी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो आप, लास्ट क्वेश्चन है। आप सोचिएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड देखो SF6 है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो लोन पेयर बोन पेयर कितना हो जाएगा? लोन पेयर प्लस बोन पेयर, तो लोन पेयर तो इसमें 0 है और बोन पेयर कितना है इसमें? आपका 6 है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों आपका sp3d2। और sp3d2 जो स्ट्रक्चर होती है ना आपका, वो किसका होता है? ऑक्टाहेड्रल। ये कैसी स्ट्रक्चर बनाएगा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। मतलब जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्यार कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है इसकी, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगी ऑक्टाहेड्रल, ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी, ऑक्टाहेड्रल, ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है ऑक्टाहेड्रल। आंसर बिल भी हो जाएगा ए आंसर। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। इसके साथ प्यार बच्चों थैंक यू वेरी मच, हमें आपने देखा। और इस टेस्ट में जो भी टॉपर होगा वो जरूर बताएं कौन इस टेस्ट में टॉप किया है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, आप सभी को आत्म प्रणाम, धन्यवाद।